पीएम मोदी की गोल्ड नहीं खरीदने की अपील, एक साल के लिए कम खरीदारी की जो अपील है, उसके बाद से लोगों के मन में दुविधा हो गई कि क्या करे क्या ना करे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो रिवेंज बाइंग भी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम कर दिए। दूसरी तरफ गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से यहाँ पर सोने में अचानक से जो तेजी आई है, उससे भी लग रहा है कि कहीं डिमांड पे असर तो नहीं होगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अविनाश गुप्ता जी हैं, जीएससी के वाइस चेयरमैन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। विश्वमोहन जी। सर, सबसे पहले इंपोर्ट ड्यूटी की बात करते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी में 9% की वापस से बढ़ोतरी, क्या ये सेटबैक है इंडस्ट्री के लिए? आप इसे कैसे एनालाइज करते हैं, आपकी रीडिंग क्या है? देखिए विश्वमोहन जी, एक चीज़ है आज की डेट में सरकार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो विदेशी मुद्रा है उसको हम कैसे बचाएं। और इस संकट के समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री को ये समझ में आया कि आज की डेट में कुछ हम कर सकते हैं और किधर कहीं से हम थोड़ी सी इंपोर्ट को कम कर सकते हैं, तो वो सोना है। और उन्होंने अपील उसी लिए की थी और इसको चलते हुए, इसको देखते हुए उन्होंने एक टेम्पररी स्टेप उठाया है जो कि 9% इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने बढ़ाई है। तो मुझे ये लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टेम्पररी एंड अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड थिंग विच इज़ गोइंग टू रिड्यूस लिटिल बिट ऑफ इंपोर्ट एंड इट विल गिव अ बूस्ट to the saving of the foreign exchange which India is currently needing about। आज आप देखिए 96 का हमारा डॉलर ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। अगर से मैं रुपये को देखता हूं तो इट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर द कंट्री। आज आप उसकी कहा जा रहा है कि क्रूड की तेजी से 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आने वाला इंपोर्ट। सर देखिए, आज हमने ये सुना है कि 1000 करोड़ रुपया पर डे सरकार नुकसान उठा रही है बिकॉज ऑफ द क्रूड प्राइसेस विच आर बीइंग इंपोर्टेड एंड द गवर्नमेंट इज नॉट इंक्रीजिंग द क्रूड प्राइस। पेट्रोल डीजल प्राइस अगर से बढ़ता है तो उससे एक आम जनता जो है उसको भी परेशानी होती है। और आज की डेट में आज हर इंडस्ट्री का बेस मटेरियल, रॉ मटेरियल आज एनर्जी के लिए आज क्रूड है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इकोसिस्टम ही क्रूड, इकोसिस्टम, फर्टिलाइजर 70,000 करोड़ के बिल बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों को अगर से हम ध्यान में रखते हैं तो सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर एग्रीकल्चर सेस भी लगाया है, तो ये सारी चीज़ें यही देख के लगाया है कि भाई कोई अगर से अफोर्ड कर सकता है और तो अगर से वो ऊंचे दाम में भी खरीदने के लिए तैयार है तो सरकार को कहीं ना कहीं तो राहत मिलेगी उनके एक्सचेकर के अंदर, ताकि हम सब्सिडी दे दें फर्टिलाइज़र के ऊपर और गोल्ड से उनके पास में पैसा आ जाए। मैं यार, सरकार ये भी नहीं कह रही कि बंद कर दे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो खरीदिए। और सरकार ने एडवाइस दिया है। सरकार ने कहीं पे ये मैंडेट नहीं दिया है कि आपको ये नहीं लेना है। सरकार ने ये बोला है कि आप पोस्टपोन कर दीजिए। तो उसी के ऊपर हमने सरकार के सामने गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम के बारे में बात की है। हमने अपनी अपील जारी की है हमारे ट्रेड के साथ में कि हमको सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए और हमको ये देखना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट जो प्योर गोल्ड सेल होता है उसको डिस्करेज करें। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कस्टमर को कि आप मत लीजिए। अगर से वो ज्वेलरी खरीदते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जो सेगमेंट है उसको बूस्ट मिलता है। और अगर से बुलियन जो प्योर गोल्ड सेल होता है, अगर वो प्योर गोल्ड सेल को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है। आज अगर से मैं पिछले साल का इंपोर्ट डेटा अगर से मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो इंपोर्ट डेटा में अगर से पिछले साल का ब्रेक डाउन करता हूँ तो 50% has gone into jewelry fabrication and more than 50% has gone into investment gold। आज इन्वेस्टमेंट गोल्ड को अगर से हम डेफर करते हैं क्योंकि हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के और भी जरिए हैं, तो हम ये चाहते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर से पोस्टपोन करने की बारी आती है तो हम पहले शुरुआत करें इन्वेस्टमेंट गोल्ड से, उसके बाद में ज्वेलरी की तरफ सोचें। उसका कारण सिंपल है कि आज की डेट में ज्वेलरी सेगमेंट आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ लोग को डायरेक्ट रोजगार देता है और वो 1 करोड़ रोजगार का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा अगर से हमारी ज्वेलरी सेल्स कम होती है। आज अगर से एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो भी प्रेशर सरकार के ऊपर आएगा क्योंकि वो भी
एक हमारे लिए इकोनॉमी को कहीं ना कहीं क्योंकि वो कंजम्पशन वाली थीम खत्म हो जाएगी, एक प्रॉब्लम आएगी। तो हमको ये सारी बैलेंसिंग करनी है और हम इसके लिए सरकार के साथ रीच आउट हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को हमारा अपना नज़रिया समझाए, ताकि सरकार जो भी स्टेप उठाने की कोशिश करे वो इंडस्ट्री को कहीं पे भी हर्ट नहीं करे और सरकार का अपना जो मंशा है वो भी पूरी तरह से हो जाए। ओके सर, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात आप लोग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, इस बार क्या खास है? 2015 में शुरुआत हुई थी, उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला, कोई भी अपना हेरिटेज पुराना सोना घर से निकालना नहीं चाहता है, इसमें क्या खास होगा कि क्यों लाएंगे, क्यों कोई अपना सोना टेंडर करने आएगा? देखिए, पिछली बार का जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम था वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर के अंदर था। उसके अंदर जैसे कि असेइंग सेंटर के पास जाएगा, उससे वो रिपोर्ट निकालेगा, फिर वो बैंक के पास जाएगा और उसके बाद में वो सारी बातें हो रही थी। हमने जो अब की बार जो स्कीम सरकार को दी है उसके अंदर हमने फोकल पॉइंट रखा है ज्वेलर को। तो कंज्यूमर जब आएगा और ज्वेलर के साथ में जब वो बात करेगा तो उसका कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ट्रस्टेड ज्वेलर होंगे, ट्रस्टेड ज्वेलर होगा, पुरानी फैमिली ज्वेलर होगा, उसके साथ में उनका एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है। आज की डेट में कॉर्पोरेट चेन स्टोर्स हैं, उनके साथ में भी उनका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो उनके साथ में उनको डील करने में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब आप 4 जगह घूमने के लिए बोलोगे तो कोई बाहर नहीं निकलेगा। और अगर मैं पीछे जाऊँ इसके अंदर ही, तो आज की डेट में जैसे मैंने अभी आपको बोला कि पिछले साल का मैं डेटा अगर से ब्रेक डाउन करता हूं तो ज्वेलरी की फैब्रिकेशन के अंदर 50% गया है और 50% जो इंपोर्ट हुआ है वो गोल्ड इन्वेस्टमेंट में गया है। तो जब गोल्ड इन्वेस्टमेंट कोई आदमी करना चाहता है तो उसको अगर से इंटरेस्ट मिलता है मोनेटाइज करने के अंदर और उसको रिटर्न के अंदर गोल्ड की जगह गोल्ड मिलेगा तो उसको दिक्कत नहीं दिखेगा। तो आज हेरिटेज ज्वेलरी उसको मेल्ट करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज क्या होती है कि आज शादी के टाइम पे आपने एक ज्वेलरी बनाई लेकिन आपको वो आज पहनना नहीं है, तो वो आपको लगता है कि यार ये मेरे पास पड़ी तो है, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं गोल्ड की जगह गोल्ड रख करके इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट भी कमाऊं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज, आज हमारी एक सरकार से एक और डिमांड है। हम ये बोल रहे हैं कि आज जो स्ट्रेस सिचुएशन में इंडस्ट्री और सरकार मतलब हमारा देश है, तो इस सिचुएशन के अंदर आज अगर से जब मैं एक्सचेंज गोल्ड के लिए आता हूं तो आज की डेट में हमारे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो हम सरकार से ये मांग रहे हैं कि इस सिचुएशन के अंदर एक रिलीफ दी जाए कि एक बार के लिए कस्टम मतलब जो कंज्यूमर आता है और ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से थोड़ा सा बाहर रखा जाए, so that this can be a good booster to reduce imports। तो ओल्ड गोल्ड सेल्स आपके बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज होती है, जब आप ओल्ड गोल्ड लेकर आके नया ज्वेलरी बनाते हो तो जो मेकिंग चार्जेस लगती है उसके ऊपर 18% जीएसटी है, वो दैट इज कंसिडर्ड एज ए सर्विस। लेकिन ये आज की डेट में ज्वेलरी के ऊपर 3% जीएसटी है, तो वो अगर से अलाइन कर दे 3% जीएसटी के अंदर तो दैट इज ऑल्सो अ बिग बूस्ट टू ओल्ड गोल्ड। आज एक छोटी छोटी ट्वीक जिससे कि सरकार को नुकसान नहीं होगा, लेकिन सरकार के लिए जो इंपोर्ट बिल का प्रेशर है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम सरकार को सुझा रहे हैं कि हम इस तरह से लेकर अगर कोई चीज़ आते हैं तो इसका हमको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। ओके सर, अब भाव को लेकर भी बहुत लोग जानना चाहते हैं कि भाव क्या होने वाला है। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूंगा क्योंकि आप एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस साल का टॉप लेवल आप गोल्ड में कहाँ जाते देख रहे हैं? ये इंपोर्ट ड्यूटी की बात अलग है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि गोल्ड के दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल क्या लग रहा है? भाव तो ऐसे कमजोरी हैं गोल्ड के। देखिए विश्वमोहन जी, मुझे अगर से मैं पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, ये मेरा एसोसिएशन का व्यू नहीं है। बिल्कुल, मैं अपना पर्सनल व्यू ये दे रहा हूँ कि $5,300 से ऊपर मुझे गोल्ड जाता हुआ नहीं दिख रहा है। घरेलू बाजार में, घरेलू बाजार के अंदर तो सर ड्यूटी के साथ में रोज चेंज होगा और आज हमारा जो डॉलर का फ्लक्चुएशन है तो वो उस हिसाब से आज की डेट में उसको असेस करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं वो नहीं बोलूँगा। और नीचे से नीचे में मुझे ये लगता है कि 4600 का लेवल है, 4600 से आपको लग रहा है कि टाइम करेक्शन में, टाइम करेक्शन मोड है। कब तक? पूरे 2026 में? 2026 मैं समझता हूं कि इसी तरह से ये खेल खेलेगा। 4600 से 5300 का रेंज दे दिया, अच्छा लेवल दिया आपने। हाँ सर, गोल्ड की बात तो आपने कर ली कि रेंज में रहने वाला है, टाइम करेक्शन मोड में रहने वाला है, लेकिन चांदी को लेकर क्या व्यू है? क्या चांदी ने जो हाई लगाया था 4,20,000 रुपए के ऊपर का, वो हाई अब 1 साल तक नहीं टूटने वाली है क्या?
नहीं टूटने वाली है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बात है, कोई नहीं बोल सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जो तेज़ी उस टाइम पे आई थी वो एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पेक्युलेटिव मूव था और उसके साथ साथ सप्लाई स्क्वीज़ की एक डर बैठ गई थी सबके दिमाग में कि सप्लाई स्क्वीज़ बहुत बड़ा आएगा, लेकिन एकदम से ETF वगैरह की जो सेलिंग थी वो आई और उसने पूरा ठेस कर दिया उस प्राइस फैक्टर को। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज की डेट में जैसे आज $87-88 के आसपास जो खेल रहा है, मुझे लगता है कि $95 to $97 $100 के अंदर अंदर हाई देखता हूं मैं, और नीचे में मेरे को नहीं लगता है कि $78 के नीचे चांदी जाएगी। ओके, तो 78 to 100 का 78 to 100 का 2026 में। ओके, और आगे 27 वगैरह में वापस? सर देखिए, इंडस्ट्रियल डिमांड इज द बिग ड्राइवर फॉर सिल्वर। ओके, और जो क्रूड का इस बार तमाशा हुआ है उससे हर कंट्री ईवी की तरफ सबसे ज्यादा भागेगी और ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाएगी। एंड तीसरी चीज AI के डेटा सेंटर्स, हमको ये नहीं पता है कि AI के डेटा सेंटर्स कितनी चांदी खाने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये 3 फैक्टर्स तो सबको पता है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर देफेंस। ओके, आज हर कंट्री अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज जितना वार के अंदर जखीरा खत्म हुआ है वो जखीरा भी वापस बढ़ेगा, रिफिल होना, तो रिफिल बनेगा, तो वो टाइम पे चांदी का कंजम्पशन वहाँ पे भी बढ़ेगा। हम जब जो वॉर ख़त्म होगा उसके बाद जब रीबिल्डिंग होगी कंट्रीज़ की, उसमें भी चांदी का यूसेज आएगा। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म स्टोरी चांदी की जो है वो इंटैक्ट है। लॉन्ग टर्म तेज़ी ही रहेगी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन तेज़ी जो स्पीड से आई थी वो स्पीड नहीं रहेगी, वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी। जैसे कि आज सोलार में है, हम पहले सोलार के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे कि सोलार इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर सिल्वर। वहाँ पे अभी बात होना शुरू हो चुकी है कि दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय कॉपर। तो इंडस्ट्री के अंदर ये भी साथ में देखना पड़ेगा कि कितनी तेज़ी को वो इंडस्ट्री संभाल पाएगी। तो वो सारी चीज़ें बहुत देखने की है। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी मतलब एकदम से नहीं बताऊंगा कि $300 हो जाएगा, जैसे मॉर्गन स्टैनली ने बोला कि $300 हो जाएगा। मैं $300 नहीं रखता हूँ, इंडस्ट्री के लिए वायबल नहीं रहेगा तो नहीं होगा। एंड चांदी इज नॉट अदर एसेट लाइक गोल्ड, इट इज़ मोर लाइक अ इंडस्ट्रियल मेटल। बिल्कुल सही। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला तमाम मुद्दों पे, इंडस्ट्री के चैलेंजेस पे और भाव को लेकर भी बात। थैंक यू।